तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूक्रेन इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 7th क्लास के टैलेंट एक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना। तो चलो एक और ये है, इस पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 56 हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 80 एंड 100। 80 एंड 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, निकाल के बताने हैं। चलो निकाल के बताओ। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, है ना, 2 से ज्यादा नहीं हो। और चूंकि अब 80 और 100 के बीच में जो ओड नंबर्स है उन्हीं का प्राइम नंबर होगा, है ना, क्योंकि इवन का तो प्राइम नंबर होता है। इवन में केवल जो 2 है उसका प्राइम नंबर होता है, और उसके अलावा इवन के किसी भी नंबर का मतलब 2 के अलावा कोई भी नंबर, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे ओड ही होते हैं। तो 80 और 100 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनको चेक करो, क्या उनके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल रहे। अगर निकल रहे तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं निकल रहे तो प्राइम नंबर है। तो 80 का तो 80 की और 100 के बीच में 81 3 की टेबल में आता है। तो उसके फैक्टर 1 इंटू 3, उसके बाद भी कुछ निकल सकते हैं, पर 1 3 और 81 तीन तो निकल गए हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 82 वो सॉरी 82 छोड़ो, उसको 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 नहीं 6 की टेबल में, चलो छोड़ो, आता होगा जिसमें भी आता है, पर 2 21 82 इसमें आ रहा है ना। तो 83 हाँ 83 के फैक्टर होते हैं, एक तो 1 ही होगा और एक 83 है। और किसी टेबल में आता है क्या? 7 की टेबल में नहीं आ रहा है, 9 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा ये अब किसी। तो एक हो गया हमारा 83। 85 बिल्कुल 5 की टेबल में आता है ना। 90 की टेबल में आता है, नहीं 70 की टेबल में आता है, तो 85 भी नहीं हुआ। 87 हाँ 87 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में आता है। कितनी बार आता है? 29 बार आता है 87, तो वो ये भी नहीं। 89 है। 89 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 89 ही होगा। ठीक है, 90 की बात नहीं करेंगे। 91 आता है, याद करो किसकी टेबल में आता है, याद करो 13 की टेबल में आता है। कितनी बार आता है? ये आता है अपने 7 बार। ठीक है, तो 91 आता है। 92 की बात नहीं करें, 93 आता है 3 की टेबल में, 94 भी आता है, 95 भी आता है। ठीक है, 97 नहीं आता है, तो एक हुआ 97। 99 आता है, बिल्कुल आता है, 3 की टेबल में आता है। 100 की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने निकले? 1 2 3, 3 फैक्टर निकले, तो हमारा आंसर 3 होगा। कितने नंबर से जो कि प्राइम नंबर है 3। एक और हमें एक्सप्रेशन दिया है 57 वाला। क्या एक्सप्रेशन दिया है? 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 6 प्लस 2x डिवाइड बाय 3 माइनस 1 माइनस 7x डिवाइड बाय 4 2 1 6। सिंपल है, तो कर दोगे आप, है ना। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x की वैल्यू तो सॉल्व कर लो, पॉज करो और कर लो। अब तक तो हो गया होगा, है ना। नहीं हुआ तो करो, पॉज कर ट्राई तो करो कम से कम। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई करो। जितना ट्राई करोगे, पेन घिसोगे, मेहनत करोगे, उतना होता रहेगा। तो ट्राई तो करो कम से कम, है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका? मेरे ख्याल से 12 आएगा। 2 3 3 2 2 3 3 1 3 1 1 1 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आया? 12। एलसीएम जब आप बहुत सारे करते रहो ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद ही हो जाएगा कि किसका एलसीएम क्या था। तो एलसीएम है हमारा 12। तो क्या करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, क्या हुआ है? 2 माइनस 2x प्लस 8x माइनस 3, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो प्लस हो जाएगा 21x। नीचे कितना है? 12। ये कितना होगा? 6 टू 12, 12 प्लस 1 30 डिवाइड बाय 6। तो ये से ये कटाए, तो सबसे पहले काम खत्म करो, है ना। इसको सोल्व कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? 2 माइनस 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 3 माइनस का 1। ठीक है, और क्या है?
-2 प्लस 6x प्लस 27x, 27x इक्वल्स 2, ये उधर जाएगा 2, कितना बनेगा 26, ठीक है। माइनस का 1 इधर आएगा तो 27 इक्वल्स टू 26 प्लस 1 27, x इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 27 क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के ये 1। अगर आपका आंसर 1 आया है तो सही है, नहीं आया है तो और प्रैक्टिस करो, है ना, और इसको देखो। चलो अगले पे 58 क्या कह रहा है, फाइंड 3 consecutive natural number such that the sum of first and second is 50 more than the third। मतलब हमें कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं, ये सारे ऑप्शन कंसेक्यूटिव, 40 50 60 फर्स्ट ऑप्शन है, 70 80 90 सेकंड ऑप्शन है, 50 60 70 थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 60 70 80। तो कंसेक्यूटिव तो ये सारे ही है, पर हमें क्या कंडीशन दे रही कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर देन द थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकंड को जब मैं सम करूंगा, है ना, और उसमें जब 58 करूंगा तब जाके मेरा और वो तब जाके अगर थर्ड के बराबर आता है, नहीं 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 नहीं, सेकंड इज 50 मोर देन थर्ड, हाँ 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 सॉरी, फर्स्ट और सेकंड का जब मैं सम करूंगा तो थर्ड वाले से 50 ज्यादा आएगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड का जब मैं सम करूंगा और अगर वो सम थर्ड वाले नंबर से 50 ज्यादा आता है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा 40 50 16, है ना। तो इसको इसका देखते हैं, इक्वल टू नहीं लगा सकता हूँ ना, इसका देखता हूँ, फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है 29, 60 से कितना ज्यादा है 60 माइनस कर देता हूँ, 13 ज्यादा है, तो नहीं, कितना ज्यादा होना चाहिए 15 ज्यादा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है 17 18 19, 17 और 18 कितना होगा, 17 और 18 होगा 35, 35 माइनस 19 करूंगा तो कितना आ रहा है 16, जबकि कितना आना होना चाहिए 15 ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा मेरा। थर्ड क्या दे रखा है 50 60 70, 50 60 70, फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है 31, थर्ड जब मैं माइनस करूंगा तो कितना ज्यादा हो रहा है 14 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। चलो देखते हैं ऑप्शन 4 क्या है, 60 17 18, 16 17 कितना होगा 33, 33 में जब 18 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 15, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है ना, आया समझ में। चलो 59 वाला, दिख रहा है 59 वाला। हमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल फाउंड इन द ट्राइंगल्स आर। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो किसी भी शेप के अंदर एंगल बनते ना उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल जो किसी भी शेप के बाहर बनते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो किसी शेप के अंदर ट्राइंगल हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, पैरेललोग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो स्क्वायर के अंदर कितने इंटीरियर एंगल होते हैं 4, कितना एंगल अंदर बनते हैं 4 बनते ना अंदर, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 4, बाहर बाहर एंगल ही नहीं बनता है, बाहर देखे तो छोड़ो उसको, शेप के अंदर। और शेप कैसा आएगा, या तो मान लो 2 या 3 ट्राइंगल आपस में कोलैब करते हैं या टच करते हैं, जैसे कि देखो 2 ट्राइंगल आपस में टच कर रहे हैं, तो इसमें इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल कितने होंगे, एक तो ये, इसको छोटा कर देता हूँ, P बनेगा, एक S बनेगा, एक O बनेगा, एक यहाँ वाला बनेगा, एक Q बनेगा, एक R बनेगा। कितने इंटीरियर होगा 1 2 3 4 5 6 हो गए, हमारा ऑप्शन 4 सही हुआ। एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल कौन से, एक ये बन रहा है, एक ये 110 बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल है ये भी क्या होगा एक्सटीरियर, अंदर वाला क्या होगा इंटीरियर। ठीक है, अब अगले पे चलता हूं मैं, इसको मिटाकर, तो इसको देख लो अभी अच्छे से।
हाँ। तो 60 वाला क्या कह रहा है? द फ्यूल इंडिकेटर इन कार शोज 1/5 ऑफ द फ्यूल टैंक as full. The fuel indicator in a car shows 1/5 of the fuel tank as full. अच्छा, एक मिनट, ये कुछ समझ नहीं आया मुझे. The fuel indicator in car shows 1/5 of the fuel tank as full. अच्छा, अरे यार, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. मतलब फ्यूल के टैंक की जो कैपेसिटी है ना, इंडिकेटर बता रहा है कि उसका 1/5 ऑफ फ्यूल अंदर है. इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि 1/5 फ्यूल अंदर है. When 20 more liters of fuel are poured into the tank, the indicator resets at the 3/4 of the full mark. Then the amount of fuel in fuel tank at starting. ठीक है, हमें मतलब ये कहा गया है कि फ्यूल के टैंक की जितनी कैपेसिटी है स्टार्टिंग में, उसका 1/5 एक्स था, मतलब 1/5 फ्यूल अंदर था, है ना, कितने का, टैंक की कैपेसिटी का. फिर उसमें 22 लीटर और ऐड करा, है ना, 22 लीटर और ऐड करा उसमें, तो फिर वो कितना हो गया, 3/4 ऑफ फुल मार्क, मतलब 3/4 हो गया है. देन अमाउंट ऑफ फ्यूल इन टैंक. ठीक है, हाँ, तो इसको कैसे करूँ मैं, 1/5 था एक्स. ठीक है, मान लेते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, एक्स लीटर है ना, एक्स लीटर उसकी कैपेसिटी है. स्टार्टिंग में कितना फ्यूल था उसका, 1/5 स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग टैंक में कितना फ्यूल था इसका, 1/5, यानी कितना हो जाए, x/5. फिर क्या करा कि इसमें इंडिकेटर इज सेट्स एट द 3/4 ऑफ फ्यूल. इसमें मैंने 22 लीटर फ्यूल और ऐड करा, तो वो कितना बताने लग गया, फुल टैंक का 3/4. इसमें 22 और ऐड करता हूँ, 22 और ऐड किया मैंने, तो ये किसके बराबर हो गया, 3/4 ऑफ द फुल मार्क, मतलब 3/4 ऑफ फुल टैंक. और फुल टैंक हमने कितना माना हुआ है, एक्स लीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन निकल गई, इसको सॉल्व करो. ठीक है, इसको उधर भेज देता हूँ, 22 3x - 4 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 5, एलसीएम लूंगा तो 20 आएगा, है ना. तो ये कितना होगा, 5 × 5, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 15x - 4x डिवाइड बाय 20. 22 इक्वल्स टू 11x डिवाइड बाय 20. तो 11 से 2 कटा, तो x निकल के आया हमारा 40, ये 2 है. यानी टंकी कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर की टंकी की कैपेसिटी है, 40 लीटर, सॉरी 40 लीटर. और हमें क्या पूछा गया है कि स्टार्टिंग में टैंक में कितना फ्यूल था, स्टार्टिंग में टैंक में कितना फ्यूल था, x/5, x कितना, 40 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 8, यानी स्टार्टिंग में 8 लीटर फ्यूल था. तो 8 ऑप्शन 4. ठीक है, अब अगला करते हैं. एक मिनट, इसको आप देख लो, नोट कर लो. ठीक है, अब अगला कौन सा है, 62. क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर if the arc of a segment has a measure of 60 is. हमें क्या निकालना है, the area of a minor segment of a circle. ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ. एक सर्कल बनाया मैंने, हाँ, और इसमें एक मिडिल पॉइंट, ये मान लेता, ये मिडिल पॉइंट है. ठीक है, और क्या बोला है इसमें कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. ठीक है, माइनर सेगमेंट क्या होता है कि
किसी सर्कल से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक कोड है, मान लेते हैं ये कोड है ना। तो हमें एरिया क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। और क्या बोला गया हमें कि ये जो यहाँ से बन रहा है ये कोड, ये बन रहा है 60 डिग्री पे। कितने बन रहा है, 60 डिग्री पे, है ना। अब देखो मैं कैसे निकालूँ इसका एरिया, कोई बता सकता है? आप तो कैसे ही बताओगे, है ना। क्योंकि आपसे फिलहाल तो कोई कांटेक्ट करने का कोई जरिया है ही नहीं है ना। तो इसमें कौन सा, ठीक है वैसे बता दो। हमें ये वाला एरिया निकालना है, अरे सॉरी, क्या, ये वाला एरिया निकालना है पूरा। तो मैं क्या करता हूँ पहले, हाँ सेम नहीं बन रहा है वैसा। मैं क्या करता हूँ पहले, ठीक है, ये मान लो ये है ना, देखने से लगता नहीं रहा है। मैं पहले इस पूरे का एरिया निकालता हूँ, ठीक है, पूरे का एरिया निकालूँ। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये 60 है, ठीक है, तो इसकी दोनों साइड भी 60 ही होगी ना। कैसे होगी 60? क्यों होगी? क्योंकि अंदर जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा। ट्राइंगल जो बनेगा ना अंदर, क्वेश्चन में तो नहीं, पर अंदर जो ट्राइंगल ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा, कि सो कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं काटेगा, और 60 डिग्री सेम काटेगा। और यहाँ से एक लाइन हमने यूँ खींच दी है, तो वो इक्विलेटरल ही काटेगा ट्राइंगल। ऐसा नहीं कि ये 30 पे काटेगा और वो काटेगा 90 पे, ऐसा नहीं, इक्विलेटरल ही काटेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक है, उबड़ खाबड़ नहीं है, सर्कल सिमेट्रिक है। तो मैं कितने भी एंगल पे 60 पे कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये 40 होता, ये एंगल अगर 40 होता तो इसको x मानता, ये फिर ये भी x ही होता, कि सर्कल पे जो बनते ना एंगल ऊपर की साइड में, वो तो सेम ही बनते हैं। इस पे तो कितना ही बन सकता है, सेंटर से तो एंगल कितना ही बन सकता है, पर सर्कल के किसी दो पॉइंट पे बनेगा तो वो दोनों सेम ही बनेंगे, है ना। तो वो x मान के मैं निकाल सकता था उसको, ठीक है। तो पहले इस पूरे का एरिया निकाल दूंगा मैं, ठीक है। अब इसमें भी एरिया कितने का निकालना है, केवल और केवल 60 डिग्री ऑफ सर्कल का निकालना है, पूरे का नहीं निकालना है, केवल 60 डिग्री। फिर ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका मैं निकाल लूंगा, है ना। इसका निकाल के मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, माइनस, ठीक है। अब रेडियस दे रखी है क्या इस सर्कल की? हाँ, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 21। कितनी दे रखी है? 21। अब 21 दे रखी है। ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है। क्या है ट्राइंगल? इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल है? क्योंकि सेंटर से 60 डिग्री का बना रहा था, और चूंकि अब ये जो सर्कल पूरा सिमेट्रिक होता है, तो ऊपर की दोनों साइड में 60-60 ही बनेगा, क्योंकि हाफ हाफ होगा ना, सिमेट्रिक है, उबड़ खाबड़ तो है नहीं, तो 60-60। अब सारे एंगल 60-60 है, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो रेडियस, रेडियस क्या है? किसी एक पॉइंट से, सर्कल किसी एक पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं। ये सर्कल का पॉइंट रहा, ये सेंटर रहा, तो ये कितनी हो जाएगी? 21। अब इक्विलेटरल साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड अगर 21 है, तो बाकी की साइड भी 21 ही होगी ना। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसकी सभी की सभी साइड सेम होती है। तो ये जो हमारी लेंथ होगी, इसको कहते हैं दूसरे कलर से, ये भी तो 21 ही होगी, हो गया ना 21। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। अब सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इस आर्क का मैं वो निकाल लेता हूँ, ट्राइंगल एरिया, फिर ट्राइंगल का निकालूंगा। अब देखो पूरे 360 डिग्री का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर होता है। 1 डिग्री का कितना होगा? 360 को इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, 360, ठीक है। 60 डिग्री का कितना होगा? 60 डिग्री का होगा 60 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा हमारा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा पाई बाय 6 आर स्क्वायर, पाई बाय 6, ठीक है। अब मैं इसको एक फॉर्मूला लिखा दूँ क्या इसका? फॉर्मूला इसका कैसे बनाऊँ मैं? हम्म, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 180 होती है। पाई इक्वल्स टू डिग्री में, डिग्री में पाई की वैल्यू 180 होती है।
और ये डिग्री में, रेडियन में पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये क्या अलग अलग यूनिट है दोनों, ये डिग्री ये रेडियन है, ये डिग्री है ये रेडियन है ना। तो देखा जाए तो जो हमारा क्या कहते हैं, हाँ एरिया ऑफ, चलो आगे लिखाता हूँ। मान लो ये एक आर्क है, इसका एंगल थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस आर्क का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया, ये आर्क है कोई, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, थीटा आर स्क्वायर, ये होगा ना, देखने दो, हाँ यही होगा। किधर गया, 2 मिनट, 80 है तो कितनी बार आता है, 180, नहीं नहीं नहीं, इसका एरिया वो नहीं है, फॉर्मूला मतलब वो नहीं है, 0 6 6 36 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक देखो फॉर्मूला मैं आपको बोल करके बता देता हूँ, क्योंकि उसका अलग ही फॉर्मूला, क्योंकि आपको ना अभी पाई को, जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं बताया होगा, क्योंकि ये आएगा कम से कम मतलब 11th क्लास में आएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो वो फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ, पर वो कन्वर्ट करने में आएगा, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ आर्क, अच्छा ये है, ठीक है। एरिया ऑफ आर्क एनी सर्कल इज थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो बता सकता था यार, मैं इतना दिमाग, यही तो मैंने पीछे किया है। एरिया ये हो गया, इसको याद रख लो आप, क्या हो गया, ये एरिया हो गया है, फॉर्मूला इसको याद रख लो किसी भी आर्क का। और मैंने पीछे क्या करा है, मैंने भी तो यही कराया है पीछे, मैंने कैसे करा है, 360 का पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 डिग्री का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360, तो 60 डिग्री का क्या होगा, दोनों साइड 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो थीटा क्या है 60, यही तो कर पाया था मैंने, ठीक है। तो 60 डिग्री का कितना होगा, पाई बाय 6 आर स्क्वायर, है ना। और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन बता रखी है, हमें 22.7 लिखनी है, पाई की वैल्यू हमें लिखनी है 22। तो एरिया ऑफ आर्क इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 1/6, ठीक है। और आर कितना है हमारा 21, यूनिट क्या है उसकी, सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इंटू 20 हो गया ना, 21 स्क्वायर। तो देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कटा, 2 11, कितना बचा, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना निकल के आएगा ये 1, और ऊपर 1 जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे एरिया का क्या निकल के आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले पे चलते हैं पेज पर, ठीक है। एरिया कितना निकल गया है, एरिया ऑफ आर्क 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्या निकला था, पूरे का निकला है ये, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल का निकालना है, 60 60 60, साइड क्या है 21, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है साइड है, ए स्क्वायर यहाँ पर रख देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4, और ए कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर क्या होता है
4 2 1 शायद 1 2 2 4 1 4 नहीं 4 4 1 होता है, सही किया है ना मैंने? हाँ, कितना होता है इंटू 4 4 1। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता रखी है। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेनी है, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1.73 इंटू 441 डिवाइड बाई 4। इसको आप सॉल्व करो, मैं तो इसको मोबाइल पे ही करूँगा, है ना, इतना लंबा चौड़ा मैं जाता हूँ नहीं, लेकिन आप पेन पेपर में ही करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर ला के नहीं देगा। 441 डिवाइड बाई कितना है मेरा 190.7 जाएगा 190.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कितना था 231, तो माइनस कर लेते हैं 231 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही निकालना है हमें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, इस पूरे का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया कर दूंगा तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ जाएगा ना। देखो इस पूरे का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा हमारा, माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ आर्क माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ आर्क कितना था, एरिया ऑफ आर्क था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 190.7, कितना होगा ये हो जाएगा 10 रुको हाँ 0.3 40.3। तो इसके लगभग आना चाहिए ऑप्शन 40.3 40.8 है, नहीं 40.227 ज़्यादा करीब है ना। एक आ रहा है 40 पॉइंट, हमारा आंसर है 40.3 क्योंकि हमने पूरा आगे तक नहीं लगे, हमने एक डिजिट तक इसको रोका है, ठीक है। और एक आ रहा है 14.8, तो 14.3 किसके ज़्यादा करीब है, 14.27 के ज़्यादा करीब है ना। अगर मैं 7 को स्किप कर देता हूँ तो पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो 2 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये भी रूल होता है एक, है ना। या तो आपको पूरे में ही समझाना चाहिए था, या मैं ही गधा हूँ जो 210 कितना था वो 231 था ना। उसका तो कैलकुलेटर का आंसर -40.26 आ रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा करीब हो ना उसको टिक कर देना। क्या होता है कि मान लो जैसे कि 40.27 है ना। अगर मैं 7 जो लास्ट की जो मान लो जैसे चलो बता देते 40.27 है ना। मैं 7 को हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर 1 डेसिमल तक ही आए। तो अगर हटाने वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा देंगे। अब देखो ये 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा के 40.3 हो जाएगा, है ना। अगर वो बड़ा नहीं है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, मान लो ये होता 40.23, तो ये 40.2 ही होता, है ना, क्योंकि 5 से कम हटाने वाला नंबर ऐसा 4 डिजिट तक भी होता है। मान लो 31.2673 है, तो इसको मैं जब हटाऊंगा इसको 3 को, तो 3 5 से कम है तो ये कितना होगा 2.267 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 5 से कम है। अगर ये 5 होता 5 या 5 से बड़ा, क्या कहा मैंने, 5 या 5 से बड़ा, 6 होता 7 होता 8 भी होता, 5 या 5 से बड़ा होता, मान लो 8 होता, तो ये भी हमारा 8 बन जाता है, एक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज करी है, ठीक है। तो इसको देख लो, आगे वाले नोट कर लो, इसको आगे वाले पेज पर भी चलता हूँ, ये भी देख लो, है ना। इसको नोट कर लो, समझ में आया तो। क्या करा, पहले पूरे आर्क का एरिया निकाला, फिर उस आर्क के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा था, क्योंकि बनेगा माइनर सेगमेंट के जो
कोड है, उस कोड को जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा, दोनों कोड के पॉइंट्स को जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा, है ना। और अब हमें बता दिया था कि सेंटर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और दोनों कोड्स के जो पॉइंट है वो सिमेट्रिकल ही है ना, तो उन दोनों के सेम ही होंगे ना, 60 60 होंगे, है ना। उसको x मान के कर लेता मैं, दोनों कोड के पॉइंट को x मान लेता है कि होगा तो सेम ही x ही होगा, है ना। x कितना हो जाएगा 2x प्लस 60 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180, क्या लगाया मैंने ट्राइंगल का, तो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, 60 उधर जाएगा तो कितना होगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 जो कि बनेगा 120, और 2x इक्वल्स टू 120 है तो x की वैल्यू आएगी 60, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि तीनों जो एंगल है वो 60 60 60 60 60 सेम है, यानी इक्विलेटरल बन रहा है। तो रेडियस हमें दे रखी थी 21, जो कि उस ट्राइंगल की एक साइड होगी, और ट्राइंगल इक्विलेटरल तो सारी की सारी साइड 21 ही होगी। उससे हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर आर्क में से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकल गया। ठीक है, आया समझ में। अब अगले पर चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको नहीं, केवल इसको। ये फॉर्मूला है, अगला क्या है 62, क्या कह रहा है 62 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 11। ठीक है यार, बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा ये, मन नहीं कर रहा है करने का, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 11 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोल देते हैं, वेट बच्चों, रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इन एनी नंबर दैट कैन बी रिटन अ सिंपल फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में लिखने वाले नंबर को रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर को निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी 0.66, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.0, ठीक है, पॉइंट लगा 9, फिर 0009, ठीक है, यही होगी ना, हाँ 1/11 की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, सही किया है ना मैंने, हाँ ठीक है। बड़ा नंबर क्या है 0.66, छोटा क्या है 0.9, 51, और पहला ऑप्शन है हमारा 51 डिवाइड बाय 132, ठीक है, चाहिए इससे डिवाइड करना होगा, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा। ये ऐसे सवाल मत दिया करो यार टैलेंट टेक्स वाले, मतलब सिंपल बहुत है पर हर एक का डिवाइड करके निकालो, एक तो 132 की टेबल भी नहीं आती है मेरे को, डिवाइड करके निकालू कैसे। ठीक है, 51 डिवाइड बाय 132, तो ये निकल गया है 0.38, जो इन दोनों के बीच में है 2 क्या है 1 डिवाइड बाय 66, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, 1 डिवाइड बाय 66, हाँ नहीं है, 0.015 है हमारा रेंज, क्या है 0.09 से 0.66 है। थर्ड ऑप्शन है हमारा 55 डिवाइड बाय 66, तो 5 डिवाइड बाय 6 होगा ना, 11 की तरफ से करो तो ये कितना होगा 5 डिवाइड बाय 6, जो कि कितना होगा ये 0.8, 0.8, फिर 2 बचेगा 3, 0.83 के लगभग है, जो कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 0.6 से 0.66 है, उससे ही बड़ा है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है 131 132, तो ये मेरा बनेगा 0.9 कुछ ऐसा है ना, 131 डिवाइड बाय 132 0.99 ये बनेगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इन दोनों के बीच में लाई करता है, दिख रहा है ना 0.09 0.66 के बीच में 0.38 आएगा, 0.015 से 0.9 से भी कम हो गया,
0.83 0.6 से बड़ा हो गया, 0.99 0.66 से बड़ा हो गया। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ऐसे सवाल मत दिया करो यार, बहुत अभी एक एक करने बैठता डिवाइड तो बहुत टाइम लग जाता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग तो ऐसे सवाल ना आप लोग लास्ट में करना, ये जो ऐसे है ना लास्ट में टाइम बचा हो ना, मान लो इस सवाल में करते करते 5-10 मिनट लगा दोगे, 10 मिनट में आप उधर 2 क्वेश्चन कर लेते तो आपका नुकसान हुआ है ना। तो क्या करना, पहले 2 क्वेश्चन करना, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो इसको करना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इधर इसको इस एक सवाल को करने के चक्कर में आपके 2 सवाल छूट रहे हैं, तो नुकसान में ही है ना। 63 वाला, इफ ए एंड बी आर ऑड नेचुरल नंबर है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन। हमें दे रखा है ए एंड बी आर ऑड नंबर, ठीक है, और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इवन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस 1, थर्ड ऑप्शन है क्या है ए इंटू बी, फोर्थ ऑप्शन है ए इंटू बी प्लस 2। इनमें से कौन सा ऑप्शन इवन है? ए एंड बी ओड नंबर से, यानी 1 3 5 7 है ना, ठीक है। जब ओड नंबर का मान लो, जब 2 ओड नंबर्स का सम करते हैं तो इवन नंबर ही बनता है हमेशा। 2 ओड नंबर का सम करते तो हमेशा इवन बनेगा। करके देख लो आप 2 ओड नंबर का, 1 5 3 7 9 11 30, इनमें से कोई भी 2 नंबर चूज करो, उसका सम हमेशा इवन ही आएगा। और 3 ओड नंबर का सम हमेशा ओड ही आएगा। करके देख लो आप, विश्वास नहीं तो। 3 ओड नंबर का सम हमेशा ओड आएगा, 2 ओड नंबर का सम हमेशा इवन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 और 3 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 4। एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 12। तो 2 ओड नंबर का सम हमेशा इवन होगा, है ना। तो ये फर्स्ट हमारा सही होगा। अब 2 ओड नंबर का सम हमेशा इवन होगा, यानी 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। अब उसमें 1 प्लस कर रहा हूँ तो वापस ओड बन गया है ना। 2 ओड नंबर का सम हमेशा इवन बन रहा है, मान लो 6 बन रहा है, 12 बन रहा है। मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया था, 2 ओड नंबर कौन से लिए, 5 और 7, इन दोनों का सम करूंगा तो कितना बन रहा है 12, जो कि इवन है। उसमें जब 1 और जोड़ दूंगा तो वो 13 बन जाएगा। तो 13 इवन है क्या, ओड नंबर है? तो नहीं। 2 ओड नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ओड होगा, लिखा देता हूँ यार, ओड इंटू ओड, ओड, ओड प्लस ओड, इवन, इवन इंटू ओड, इवन, है ना, इवन इंटू इवन, इवन, इवन प्लस इवन, इवन, ओड इंटू ओड, ओड, ओड प्लस ओड, इवन, इवन इंटू ओड, इवन। मतलब 2 और 3 ले लेता हूँ, 2 हमारा इवन है, 3 हमारा ओड है। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना, 6 है, यानी इवन बन रहा है, ठीक है। इवन इंटू इवन, इवन ही होगा। 2 और 4 ले लो, इवन इवन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, इवन नंबर है। दोनों का सम 6, 2 और 4 लिया था ना, दोनों का सम 6, इवन ही है। विश्वास नहीं हो तो इनमें ओड और इवन नंबर डाल के देख लो, वही आएगा, ठीक है। और एक को लिखा देता हूँ, ओड प्लस ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू ऑड। जब मैं ओड का सम, है ना, 3 बार करूंगा तो ओड ही आएगा, 4 बार करूंगा तो इवन आएगा, 5 बार करूंगा तो ओड आएगा, 6 बार करूंगा तो इवन आएगा, 7 बार आएगा तो ओड आएगा, 8 बार प्लस करूंगा तो इवन आएगा। मतलब ओड नंबर्स का जब मैं कितना है, क्या बोलते हैं इसको, सम विषम, अरे ओड और इवन को, ओड नंबर का प्लस मैं ओड बार करता हूँ, है ना, तो ओड ही आएगा। ओड नंबर का प्लस मैं इवन बार करता हूँ तो इवन ही आएगा। आया कुछ समझ में? नहीं आया होगा, है ना। ये देख लो तुम, तो हो गया तुम्हारा काम इसी में ही, है ना। बातों बातों को समझ में आता नहीं, ये फॉर्मूला देख लो,
इसमें वैल्यूज डाल के देखो, है ना, ऐसे समझ में कि याद रख लोगे हो जाएगा। वैल्यूज डाल के देखो, प्रैक्टिस करोगे तो यही आएगा, तुम्हें भी याद हो जाएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब 64 वाला क्या, अच्छा A+B ऑप्शन हमारा सही है। 64 2.17, इसके ऊपर ये कुछ ऐसा है बाहर, या क्या कहते हैं इसको पता नहीं, 3.1। इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है। क्या कहा मैंने कि ये रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो गया 2.177777 जाता ही जाएगा। ये कितना 3.11 1 जाता ही जाएगा। अब इन दोनों को हमें P/Q फॉर्म में लिखना है, P/Q फॉर्म में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे, तो P/Q फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी होगी अच्छे से कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखा जाए तो अगर मैं 7 को हटाता हूँ तो 2.2 नहीं बन जाएगा, 2.2 बनेगा ना, पर उस फॉर्म में नहीं, है ना। इसको अच्छे फॉर्म में, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, वो तो हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, पर एग्जैक्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर मैं ए को मानता हूँ 2.1777, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 10 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा कितना हो जाएगा ये 1.777 रिपीट हो गया है ना। अब पॉइंट के पीछे क्या है 1 है, मैं केवल 777 को लाना चाहता हूँ पॉइंट के पीछे। ठीक है, तो मैं एक बार और करता हूँ इसका, मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम। एक बार और करने में 217.777 जाता ही जाएगा, है ना। अब देखो इस पॉइंट के पीछे भी 777 है, इस पॉइंट के पीछे भी 777 है। मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। इसको मैं माइनस नहीं कर सकता, इसको मैं क्यों माइनस नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, तो वो थोड़ा दिक्कत करता, कॉम्प्लेक्स हो जाता वो, है ना। पर पॉइंट के पीछे भी 7 है, पॉइंट के पीछे भी 7 है, मेरे को माइनस करना आसान होगा इसमें, है ना। माइनस करता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा 100A माइनस 10A कितना हो जाएगा 217.777 पीछे जाता ही जाएगा, ये 21.777 पीछे जाते जाएगा। अब देखो ये तो कितना हो जाएगा 90A, पॉइंट के पीछे 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, ये 777 जाता ही जा रहा है, ये भी 777 जाते ही जा रहा है। जब इन दोनों 777 आपस में कट जाएगा तो 0 ही होगा ना। मान लो 7 10 बार जा रहा है, मान लो 7 10 बार जा रहा है, ये 7 में 10 बार जा रहा है ना। तो 10 बार 7 से 10 बार 7 कट जाएगा तो 0 ही आएगा ना। हमें नहीं पता है 7 कितनी बार जा रहा है, पर इसमें भी तो नहीं पता है हमें कितनी बार जा रहा है। मैंने मल्टीप्लिकेशन करके पॉइंट के पीछे जितने भी 7 थे वो कितने पीछे मैंने केवल 777 रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कितनी बार जा रहा है। पर इस जब मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 0 आएगा। अब 217 से जब 21 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा ना 194 194 ही आएगा ना। नहीं 194 नहीं आएगा, ये आएगा कुछ पहले 20 माइनस करता हूँ 196, हाँ 196.0 आया है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल गई 196 डिवाइड बाय 90, ये सही फ्रैक्शन निकल गया। मतलब ये जो 2.1777 जा ही रहा है पीछे, है ना, इसकी एग्जैक्ट मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली है। 2.1777 पीछे पीछे जाता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने निकाली 196 डिवाइड बाय 90। अब उसकी बारी है, ठीक है, इसको मान लेते बी 3.11111, ठीक है। अब देखो पॉइंट के पीछे 1 1 रिपीटिंग जा रहा है, तो बस एक ही बार 10 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 31.11111 जाते ही जा रहा है। ठीक है, इसको तो बी ही माना है ना मैंने, इससे माइनस करूँगा तो 0 ही आ जाएगा ना, पूरा कुछ रहेगा ही नहीं। बी की वैल्यू इस 3.11 की निकलेगी नहीं। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ, कितना 10 माइनस 10b माइनस बी 31.111 ज़्यादा ही जाएगा, माइनस 3.111 ज़्यादा ही जाएगा, ये कितना बनेगा 9b, 1 पीछे तो 0 हो जाएगा सब,
31 में से 3 कटेगा तो कितना होगा 28। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारी, b की वैल्यू यही है 28 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब हमें इसे p बाई क्यू फॉर्म में, हम इसको p भी मान सकते थे, ठीक है p मान लेते हैं। p बाई क्यू यानी a बाई b के फॉर्म में लिखना है, a बाय b के फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं 196 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय कितना था 28 है ना ये, हाँ ये 28 है, सॉरी 28 डिवाइड बाय 9 कितना होगा ये 10। ठीक है, ये कितना होगा मेरे ख्याल से 8 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10 तो आंसर ही नहीं है, क्या जोड़ हो गया 90, ठीक है। अच्छा रुक 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 8 20 8 बार में कितना आएगा ये 8 8 16, नहीं 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 नहीं, हाँ सही जा रहे हैं हम, सही नहीं जा रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई हमसे 217 में मैं जब 21 माइनस करूँगा तो ना 196.0 सही है ये तो बिल्कुल। 31 में से 3 माइनस करूँगा 38, ये 38 डिवाइड बाय 9 बनना था ना, ठीक है ये भी सही है। तो 196 डिवाइड बाय 90, 28 डिवाइड बाय 9, सही तो कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। चलो देखते हैं इसको, इसको मैं 4 4 जा 60, नहीं यार कहीं तो गलती करी है मैंने, कहाँ गलती करी है, हमारा एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐसे तो। 4 4 जा 16, 4 8 जा 4 9 जा, ठीक है ये कितना होगा 4 1 जा 4 7 जा 28, तो कितना आ रहा है मेरा 49 डिवाइड बाय 70 आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कहाँ मिस्टेक करी है मैंने, लेट मी चेक। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि देखो हमारे जो ए और बी निकला है ना, ये पी ए और बी अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो हमारा ऑप्शन आंसर में से मिलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल वो इसको सिंप्लीफाई करो, अरे सॉरी ना यार इसके बीच में प्लस आ रहा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक है, इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस ही करना था, सॉरी मेरी गलती है, क्वेश्चन मैं ध्यान से नहीं देख रहा हूँ। तो ए मतलब ए की वैल्यू हमने ये 196 निकाली है, बी की वैल्यू 28 डिवाइड बाय 9 निकाली, तो इन दोनों का सम करना होगा 196 डिवाइड बाय 90 प्लस 28 डिवाइड बाय 9, एलसीएम में 190 आएगा तो ये कितना 196, इधर 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, प्लस प्लस है यार ये प्लस 280 डिवाइड बाय 90, ठीक है कितना होगा ये हो जाएगा 396, नहीं 396 ये होगा, अरे यार इतनी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, 6, ठीक है 8 7 4 476 होगा ये, 476 डिवाइड बाय 90, 476 डिवाइड बाय 90, 476 डिवाइड बाय 90। हमने ऐड क्यों करा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा था, हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली, ए इसको ए माना तो ए की वैल्यू 196 आई, इसको मैंने बी माना, इसकी वैल्यू 28 डिवाइड बाय 9, जब दोनों को सम करा तो हमारा ऑप्शन सेकंड मिल गया हमें। ठीक है, अगले सवाल पे 65 लास्ट कराता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है सर आने में पढ़ाने के लिए, है ना। क्या दे रखा है हमें 65 में, हमें दे रखा है 2 की पावर m प्लस n डिवाइड बाय 2 की पावर m माइनस n, 6 इक्वल्स टू 60, और a की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 1/10, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a 2m माइनस n प्लस p का होल स्क्वायर, a
m माइनस 2n प्लस p। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m इंटू ए की पावर माइनस n इंटू ए की पावर p इसका होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर सम हो जाती है जब हम दो नंबर्स का मतलब दो नंबर सेम है, बस उनकी पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करने पर वो पावर प्लस हो जाती है ना। ये 2m प्लस माइनस एन क्या होगा, 2m माइनस एन ही तो होगा। नीचे क्या है m, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, a की पावर माइनस का 2n a की पावर p। अब देखो ये जब तीनों आपस में प्लस होंगे तो m माइनस 2n प्लस p, इसको स्क्वायर। और हाँ, पावर के ऊपर भी अगर पावर है तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या कहा मैंने, अगर बेस, ये जो है बेस है, इसको बेस कहते हैं, और उसकी पावर अगर बेस सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर पावर प्लस हो जाती है। और अगर बेस सेम और उसका पावर का हम पावर की पावर लगा रहे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी बार। जैसे कि इसकी पावर 2 लगी तो ये हो जाएगा हमारा 4m, a 4m, ये हो जाएगा a माइनस का 2n, हो जाएगा a की पावर 2p। नीचे क्या है, a की पावर m, a की पावर माइनस 2n, a की पावर p। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, डिवाइड करने पर वो कट जाता है। ये 2p है, सॉरी 2p, तो ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा, a की पावर 3m बचेगा। क्यों, क्योंकि a की पावर m को मैं a की डिवाइड में है ना, ये a की पावर m डिवाइड में, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 4m इंटू a की पावर माइनस m, लिख सकता हूँ ना, डिवाइड में इनवर्स लगा के ऊपर भेज दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना होगा, a की पावर 3m। तो हमें केवल और केवल a की पावर 3m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये वही 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर माइनस n, माइनस n, अरे गलत लिखा है मैंने, हाँ ऐसा तो फिर n की वैल्यू निकलेगी और n तो है ही नहीं। ये है 2 की पावर n माइनस m, तो ये क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर माइनस n। ये से ये कटा, अभी माइनस m जब ऊपर जाएगा तो प्लस m बनेगा, 2 की पावर m इंटू ये माइनस m ऊपर जाएगा तो प्लस का m बनेगा, नीचे आएगा तो पावर माइनस की बन जाएगी, इनवर्स हो जाएगा ना। ये इसको हम बोलते हैं ना 1/x की पावर माइनस 1 इनवर्स। ये क्या होता है, x होता है ना। तो कोई भी नंबर होगा तो उसको जब नीचे भेजेंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर अगर नीचे माइनस उसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हमें 16 दे रखा है, 16 इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2m। अब देखो बेस 2 है तो इस 16 को भी मुझे 2 के बेस में बनाना होगा। किस बनाऊंगा, 2 की पावर 4, 16 2 की पावर 4 16 होता है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, बेस दोनों सेम है तो पावर भी सेम होगी। 2m इक्वल्स टू 4 होगा, और यहाँ से m की वैल्यू निकल के आएगी 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की पावर 3m की, यहाँ से 2 यानी a हमारा दे रखा है, हाँ तो अब हमें निकालनी है a की पावर, m कितना है 3 इंटू 2, m हमें 2 दे रखा है तो a की पावर 6, और a कितना है, a है हमारा 2 की पावर 1/10, इसकी पावर 6 है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ निकल के आएगा, कैसा निकल के आएगा, a की पावर 6, इसका मल्टीप्लाई होगा ना, a की पावर 6, हाँ मल्टीप्लाई होगा इसका, हाँ पावर की पावर पावर है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 6 की पावर 6/10, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3/5। ऑप्शन हमें क्या दे, एक ऑप्शन हमें दे रखा है बोथ 1 एंड 2, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या है हमारा, 2 की पावर कितनी, 1/10 की पावर 6, पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या होगी, 2 की पावर 6/10, तो ये होगा 2 की पावर 3/5। अब हमें एक दे रखा है, किस में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है 8 की पावर 5, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, 5 को ले लेता हूँ बाहर, क्या बचेगा, 2 की पावर 3 1/5 है ना।
मल्टीप्लाई होगा तो वापस होगा ही बनेगा 3/5। तो ये क्या बनेगा 8 की पावर 1/5। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √8/5। इसका क्या मतलब, अगर कोई भी यहाँ पर नंबर हो ना तो मतलब उसकी पावर 1 उस नंबर में है। मान लो ये ऐसा होता है 3 7, तो इसका क्या मतलब है ये 3 की पावर 1/7 में है। तो मैंने उसे वैसे ही लिखा है। तो देखो यहाँ हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन पहला भी हमारा सही है, ऑप्शन दूसरा भी हमारा सही, तो बोथ फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा। देखो ये वाला समझो, इससे पावर का खेल और कुछ नहीं है, पावर से पावर कटा है ये, है ना। कुछ फॉर्मूला और लिखा देता हूँ मैं। मान लो ए एक्स है तो ए एक्स अगर ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स। मान लो ए एक्स है और ए माइनस एक्स है तो क्या होगा ए एक्स माइनस एक्स, यानी ए की पावर 0 यानी 1, है ना। ये 2 होता तो ये 2 होता और ये हमारा x होता और ये 1 नहीं होता, है ना। ये हमारा x होता। ठीक है, a की पावर x को मैं 1/a की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ। a की पावर माइनस एक्स को a की पावर 1/a लिख सकता हूँ, है ना। मान लो a की पावर x है, उसकी भी पावर y है, तो वो मल्टीप्लाई होके x इंटू वाई बन जाएगा। क्या कहा मैंने, a की पावर x उसकी पावर y है तो मल्टीप्लाई होके 1/। मान लो a की पावर x है उसकी पावर 1/y है, तो वो क्या बनेगा a की पावर x इंटू 1/y, तो इनडायरेक्टली क्या होगा a की पावर x/y। तो ये फॉर्मूले से कुछ देख लो, काफ़ी आसानी होगी इसको सॉल्व करने में, है ना। इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। वीडियो देखो या नहीं देखो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी। ठीक है, आप देखो या ना देखो, है ना। बस इतना है, जो भी देख रहे हो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी करो। चैट जीपीटी आपको अच्छे से समझाएगा। कभी कभार वो खुद भी गलती करता है तो उसको एक फटकार देना कि अच्छे से समझा दे मुझे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।